प्रिज्म थ्योरी। बेसिकली मैंने प्रिज्म को अभी इसलिए लाया क्योंकि प्रिज्म इज सिंगल रे कॉन्सेप्ट। एक रे को ही पढ़ना है, एक रे का एंगल निकालना है, एक रे, तो प्रिज्म में भी एक ही रे होगी ना, एक ही रे होती है। जब इमेज ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसमें एक रे नहीं होती है, उसमें तो एक ग्रुप ऑफ रे होता है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, वो एक अलग फंडा है ऑप्टिक्स को देखने का। ये एक एक रे को देख रहे हैं कि एक रे का कितना एंगल है, कितना एक रे डेविएट हुई, ये अलग चीज है। तो प्रिज्म में बेसिकली सिंगल रे का कॉन्सेप्ट होता है। देखो प्रिज्म होता क्या है, बेसिकली प्रिज्म कुछ नहीं होता, प्रिज्म के अंदर दो सरफेसेस होते हैं, दो इंटरफेस होते हैं। दिस विल बी माई प्रिज्म, और इसमें से कोई सा भी एक, जनरली जिन दो सरफेस पे आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, जैसे अगर राइट रे यहाँ से गई और यहाँ से ऐसे निकल गई, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो वाला मेरा होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। मैं इसको एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं बोलूंगा, ना इसको बोलूंगा, मैं उस एंगल को बोलूंगा जिन दो सरफेस पे मेरा रिफ्रैक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा होता कि मेरा रिफ्रैक्शन, ये रे यहाँ से आई, इस तरह से गई और इस तरह से हो गई, तो मैं ये वाला एंगल ए लेता, यानी जो दो सरफेस पे लाइट बेंट हो रही है उन दोनों के इंटरसेक्शन वाला ही एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। तो पहले मैं प्रिज्म को डिफाइन कर दूं, फिर उसके बाद इसके अंदर ये सिंगल रे कॉन्सेप्ट क्या लगते हैं वो समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, दिस इज डिफाइंड एज ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, अब क्या होगा, यहां पे एक रे आएगी, ये बाहर n = 1, n = 1 या n = कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ मीडियम सेम मीडियम। So how many refractions will happen there? There will be basically 2 refractions. 2 रिफ्रैक्शन होंगे। पहला रिफ्रैक्शन तो इस वाले सरफेस पे होगा, फिर दूसरा जब ये लाइट रे इसके अंदर चली जाएगी फिर यहां पे होगा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो 2 रिफ्रैक्शन होंगे, तो 2 I और 2 R होंगे, I1 R1 एंड I2 R2। वो क्या होंगे देखो जरा, I1 क्या होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन का इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल हमेशा नॉर्मल से लिया जाता है, ये नॉर्मल किसके, पहले वाले सरफेस के। दिस इज I1 और ये अंदर वाला R1। सिमिलरली दूसरा परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉप करूं, दिस इज R2 और जो बाहर से निकल रहा है ये मेरा हो जाएगा अगेन I2। जस्ट नेमिंग है, ये ध्यान रखना है। अंदर वाले दोनों R ले लिए, बाहर वाले दोनों I ले लिए। अच्छा, तो इस स्नेल्स लॉ लग जाएगा, वो कॉम्प्लिकेट करके आंसर आ जाएगा। तो प्रिज्म बेसिकली अगर मुझे I1 दे दें तो I1 की वजह से मैं R1 निकालूंगा, R1 की वजह से मैं R2 निकालूंगा, R2 की वजह से मैं I2 निकाल लूंगा, और I1 और I2 इन दोनों की वजह से मैं डेविएशन निकाल लूंगा। तो निकालते हैं। तीसरी जो चीज है, डेविएशन इन दिस विल बी Δ1 प्लस Δ2। दोनों ने प्लस किए, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहां पे भी रे इधर डाइवर्ट हो रही है, इधर भी रे इधर डाइवर्ट हो रही है। दिस इज Δ1, दिस इज Δ2, सो टोटल डेविएशन विल बी Δ1 प्लस Δ2। टोटल डेविएशन का मतलब कि टोटल राइट रे कितना डेविएट हो गई, इधर भी घूमी इधर भी घूमी, टोटल दोनों घूमी। अच्छा, डेल्टा अभी मैंने डिफाइन किया, डेल्टा फर्स्ट वाले में कितना होगा, I1 माइनस R, दूसरे वाले में कितना होगा, I2 माइनस R2। तो कितना हो जाएगा ये, I1 माइनस R1, ये पहले वाले का डेविएशन, प्लस I2 माइनस R2, ये दूसरे वाले का डेविएशन। I2 और I1 आर एक्सटीरियर एंगल्स एंड R1 R2 आर इंटीरियर एंगल्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिस आर एक्सटीरियर, सॉरी, R1 R2 आर इंटीरियर angles and these are exterior
एंगल्स। इंटीरियर मतलब प्रिज्म के अंदर है ये, एक्सटीरियर मतलब प्रिज्म के बाहर है ये। समझ में आ गया होगा, ये प्रिज्म के अंदर हैं दोनों, वो प्रिज्म के बाहर है। तो टोटल डेविएशन I माइनस आर होता है, तो पहले में I1 माइनस R1, दूसरे में I2 माइनस R2। सो द टोटल डेविएशन विल बी I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये आपको डेविएशन का फॉर्मूला एज इट इज याद रखना। ठीक, ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट इसमें है, चौथा पॉइंट एक ज्योमेट्री है बहुत, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। R1 प्लस R2 इज ऑलवेज इक्वल टू A। कैसे? देखो ज्योमेट्री से, ये जो अंदर के R1 R2 हैं, चाहे इनकी जो भी वैल्यू हो, ये R1 अगर बड़ा हुआ तो R2 अपने आप एडजस्ट होके ऐसा हो जाएगा कि R1 और R2 मस्ट बी इक्वल टू A। ये होना बहुत जरूरी है। ऐसा कैसे? देखो बेसिकली ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूं, इन पॉइंट्स को देखो, इन पॉइंट्स को अगर मैं कंप्लीट करूं तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। ये P, ये Q, ये R और ये S। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसकी खासियत है, इसकी क्या खासियत है? इस क्वाड्रिलेटरल में के दो अपोजिट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, देखो ये किससे बने? ये तो नॉर्मल से बने, और नॉर्मल तो क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? 90। तो 90 होने से क्या होगा? अगर ये दोनों एंगल 90 हो गए तो क्वाड्रिलेटरल में जो टोटल सम ऑफ एंगल होता है वो कितना होता है? 360। अगर टोटल सम ऑफ एंगल 360 होता है तो ये दो तो 90 हो गए, अब बचा ये A और एक ये सामने वाला। तो सामने वाला जो एंगल R है, दिस एंगल R, दिस एंगल कैपिटल R इज नथिंग बट टोटल 360 था। 360 में 90 गया, 90 गया यानी 290 चले गए, यानी 360 में 180 चला गया, यानी कितना बचा? 180। और ये A भी चला गया यानी माइनस A। सो दिस एंगल R, दिस पॉइंट, ये वाला जो एंगल बन रहा है, दिस इज 180 माइनस A। ठीक, अब देखो ये तो हमने क्वाड्रिलेटरल से देखा। अब उसी एंगल R को जरा तुम इस ट्रायंगल में देखो, ये तो हमने देखा इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्वाड्रिलेटरल PQRS में देखा। अब इसी को देखो ट्रायंगल RQS में। ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। और इस ट्रायंगल के दो एंगल तो क्या है? R1 एंड R2। और तीसरा एंगल क्या है? कैपिटल R। सो कैपिटल R विल बी इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। तो ये जो आपने एंगल निकाला है, एक बार क्वाड्रिलेटरल से निकाला, एक बार ट्रायंगल से निकाला, बट है तो वही एंगल। तो इसका मतलब ये दोनों चीज सेम होनी चाहिए। ये दोनों चीज सेम तभी हो सकती है, 180 से 180 कैंसिल हो गया, यानी A विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ये कहानी मैंने इसलिए बताई है ताकि आपको रट जाए कि R1 अंदर के इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। दैट इज व्हाट इज आवर सेकेंड इक्वेशन इज R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिज्म की प्रिज्म के अंदर होता क्या है। तो प्रिज्म के अंदर मैंने आपको क्या बताया? प्रिज्म बेसिकली दो रिफ्रैक्शंस हैं। दो रिफ्रैक्शन होने के कारण दो आई थे और दो आर थे। उनमें से एक, दोनों आर इंटीरियर हैं और दोनों आई एक्सटीरियर हैं। उसका हमने डेविएशन बताया कि दोनों का डेविएशन सेम था, इसलिए टोटल डेविएशन हो गया I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। टोटल डेविएशन का फॉर्मूला आ गया टोटल I माइनस टोटल R। और ये भी हमने देखा जो टोटल R है बाय ज्योमेट्री और कुछ नहीं, जस्ट बाय ज्योमेट्री वी हैव सीन द टोटल R, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए नाउ लेट्स स्टार्ट फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिज्म। ये बेसिक फंडास थे। डेविएशन का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, I1 I2 इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्लियर होना चाहिए, और इनका रिलेशन, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देनी चाहिए, और ये भी मतलब भी आपको पता होना चाहिए। अब इनका एप्लीकेशन देखो।
तो प्रिज्म में पहला पॉइंट इसका इंट्रोडक्शन था, इसके बेसिक टर्म्स का। दूसरा पॉइंट मिनिमम डेविएशन। अब हम यूज करेंगे इनके टर्म्स। मिनिमम डेविएशन दैट इज डेल्टा मिनिमम। तो लोगों के दिमाग में आया कि भाई अगर मैं प्रिज्म फिक्स कर दूं और उसमें इंसिडेंट रे को मूव करूं तो रिफ्रैक्टेड रे मूव करेगी। तो वो कौन सा एंगल होगा इंसिडेंट रे का I1 जब रिफ्रैक्टेड रे सबसे कम मूव करे, यानी टोटल डेविएशन सबसे कम हो। और इस चीज को एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, इसका ग्राफ बनाया गया। आपने स्कूल में भी किया होगा, प्रिज्म के आगे 2 पिन गाड़ते थे, फिर उसके बाद उससे रे में 2 पिन गाड़ते थे, फिर ऐसे मेजर करते थे एंगल से और उस एंगल को लिखते थे और ग्राफ बनाते थे। तो वही यहाँ पे भी ग्राफ बनाएंगे हम, उसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ का रिजल्ट हमारे काम का है, ग्राफ की वैल्यूज हमारे काम की नहीं है। रिजल्ट क्या आता है, मिनिमम डेविएशन कब होगा, वाया एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन फाउंड दैट कि अगर ये डेविएशन है और ये I1 है, तो जैसे जैसे मैं I1 बढ़ाऊंगा वैसे वैसे डेविएशन बढ़ेगा और ये एंगल कुछ इस तरह से आ जाता है। मैं ऐसे ही एक रफ प्लॉट बना रहा हूं, इस तरह से कुछ इस तरह से, क्योंकि ये I की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो नहीं सकती। ये I1, ये I2, ये एक्सट्रीम्स है। ये I1 की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। किसी एक पॉइंट पे जाके मिनिमम डेविएशन होगा, मतलब मैक्सिमम होगा, फिर वहां से चलते चलते कम होता जाएगा, फिर उसके बाद फिर मैक्सिमम। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द डेविएशन इज मिनिमम। और इस पॉइंट की खासियत है, इस पॉइंट का रिजल्ट क्या है, हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो I1 है, ये I1 बिकम्स इक्वल टू I2। ये कैसे पता चला कि I1 I2 बराबर हो जाएंगे? ये इस तरह से पता चला एक्सपेरिमेंट से कि अगर ऐसी कंडीशन में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब I1 एंड I2 दोनों के दोनों सेम करूंगा तब ये ग्राफ अपने लोवेस्ट पॉइंट पे होगा। दिस इज रिजल्ट। अब इस रिजल्ट से और रिजल्ट डिड्यूस करेंगे, यानी डेल्टा मिनिमम रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली आया। ये तब होता है व्हेन एंगल I1 इज इक्वल टू, दोनों एक्सटीरियर एंगल्स सेम हो जाए। अब तुम खुद ही सोचो, अगर दोनों एक्सटीरियर एंगल सेम हो गए तो दोनों के जो अपने जो स्नेल्स लॉ से R आएंगे वो दोनों भी सेम आने वाले हैं, क्योंकि N1 sin I1 इज इक्वल टू N2 sin I2। तो अगर मैं I1 I2 सेम रखूं तो दोनों R1 एंड R2, दिस इंप्लाइज, दिस इज सेकंड रिजल्ट से डिड्यूस हुआ फर्स्ट पॉइंट, दिस इंप्लाइज एंगल R1 विल बी इक्वल टू एंगल R2। एंड यही नहीं, हमें ये पता था कि R1 प्लस R2 A होता है, तो टोटल अगर दोनों सेम हो गए यानी R प्लस R A हुआ, यानी 2R A हुआ, यानी R A बाय 2 हुआ। दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड, तुम खुद ही सोचो, जो रे है वो बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाएगी कि नहीं? दोनों एक्सटीरियर एंगल सेम, दोनों इंटीरियर एंगल सेम, तो लाइन रे कैसी हो जाएगी? परफेक्टली सिमेट्रिक। इधर बिल्कुल सेम एंगल और बीच वाली लाइन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। तो लिखो, द रे इनसाइड द प्रिज्म will become parallel to the base। क्यों? ड्यू टू सिमेट्री।
भाई ऑब्वियस सी बात है, सारे एंगल सेम हो जाएंगे तो वो टेढ़ी क्यों रहेगी, वो भी बिल्कुल सिमेट्रिक रहेगी। वो तभी हो सकती है जब परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो वही कहा है, विल बिकम, बेस भी हमारा हॉरिजॉन्टल था तो रे भी बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिकल हो जाएगी। सो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं और इन दोनों की मदद से मैं डेल्टा मिनिमम भी निकालूंगा। थर्ड देखो, डेल्टा मिनिमम के केस में क्या हो रहा होगा, दिस इज माई एंगल ए, दिस इज नॉर्मल 1 एंड दिस इज नॉर्मल 2। ये इंसिडेंट रे बिल्कुल यहाँ से ऐसे आई, वही एंगल आई 1 इक्वल टू आई 2 इक्वल टू आई, यहाँ पे परफेक्टली कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू द बेस, एंड दिस एंगल विल बिकम आर एंड दिस आर इज नथिंग बट a/2। और यहाँ से निकल के फिर से ये कितना एंगल हो गया, आई। ठीक है, नाउ इफ आई अप्लाई स्नेल्स लॉ एट दिस रिफ्रैक्शन, अप्लाई स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, लेट मी कॉल इट एज n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड 1 एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटसाइड। तो आई कैन से 1 इंटू, क्योंकि हवा में तो आई है, साइन आई इक्वल टू, और प्रिज्म के अंदर आर है, n प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इंटू अंदर का एंगल, अंदर वाला जो एंगल है, इधर का आई था उधर का r है, और r इन दिस केस मिनिमम डेविएशन, दिस r इज बेसिकली नथिंग बट a/2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अच्छा अब i की वैल्यू कैसे निकालें, याद करो डेविएशन को मैंने क्या बोला था, डेविएशन वाज, सेकंड इक्वेशन, डेविएशन वाज एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स माइनस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यही बोला था। तो जब ये मिनिमम हो जाएगा तो ये एक्सटीरियर एंगल्स सेम हो जाएंगे और ये इंटीरियर एंगल्स भी सेम हो जाएंगे, और r प्लस r, अभी मैंने आपको बताया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज नथिंग बट a, एंड दिस विल बिकम i प्लस i विल बिकम 2i। तो बेसिकली मिनिमम डेविएशन इज नथिंग बट 2i माइनस a। दिस इज माई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, इन दोनों को कंबाइन कर दूं, देखो आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस आई वॉन्ट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए एंड डेल्टा मिनिमम। तो यहां से ये क्लियरली आपको दिख जाएगा। इन दोनों को एक साथ अगर मैं लिख दूं, तो आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन से आ जाएगा आपका i विल बी इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, और ये भी लिखा है हमें साइन i विल बी इक्वल टू n इंटू साइन a/2। इन दोनों को मैं क्लब कर दूं तो वो फेमस आपका फॉर्मूला आ गया, क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। देखो इस पूरे टर्म को i को मैंने रिप्लेस कर दिया इस टर्म से, तो साइन ऑफ ये टर्म इक्वल्स टू n इंटू साइन ऑफ a/2, यानी दिस बिकम्स वे टू कैलकुलेट, प्रैक्टिकली कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम यूजिंग प्रिज्म फॉर्मूला, दैट इज ये n एज इट इज रहने दो, ये साइन i/2 नीचे हो जाएगा, तो क्या हो गया, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन ऑफ a/2। दिस इज द फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हमारा लास्ट रिजल्ट है, थर्ड रिजल्ट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैन बी प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड इन अ प्रिज्म एज साइन ऑफ डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन ऑफ a/2। ये याद रखना है, याद रखना वो डेल्टा मिनिमम है। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं एक। फाइंड रिफ्रैक्टिव
index of a prism of angle A is 90 degree and delta minimum found is 60 degree। तो करते हैं। क्या हमने देखा, बेसिकली हमारे पास स्नेल्स लॉ ही था, n1 sin I1 इक्वल्स टू n2 sin I2। तो रिकॉल करो, ये n हमने क्या माना था बाहर का 1, ये जो I माना था इस I को मैंने क्या लिख दिया था डेल्टा m प्लस a बाई 2, ये n मेरा n हो गया था और ये I2 मेरा क्या हो गया था सिंपल r, और r क्या होता है a का आधा, क्योंकि दोनों r सेम थे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया n1 sin I1 इक्वल टू n2 sin I2। पुट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सीधा साइन ऑफ डेल्टा m प्लस a, तो डेल्टा m कितना है 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री बाय 2 इक्वल्स टू n टाइम्स साइन r। r कितना है a बाई 2 और a कितना था 90, यानी ये साइन ऑफ 90 बाई 2। सॉल्व कर देंगे यहाँ से, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर देता हूँ। चलो, ये कितना हो गया साइन ऑफ 90, दिस बिकम्स 30 प्लस 45, दिस बिकम 75 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू n। ये ऑप्शन वहाँ पे होगा, आप इसको टिक कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन ऑफ डेल्टा m प्लस a बाई 2 इक्वल टू साइन a बाई 2। प्रिज्म का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलो, तो ये बेसिकली एक और, इसमें कुछ इसके और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक एक करके लिखवा रहा हूं। पहला, स्मॉल एंगल प्रिज्म। व्हाट इफ दिस एंगल A इज स्मॉल? स्मॉल मतलब हाउ मच? अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री। 10 डिग्री को जब हम रेडियन में लिखेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना पाई बाय 18 रेडियंस। तो ये प्रिज्म दिखेगा कैसा? ये प्रिज्म ऐसा दिखेगा, बहुत पतला सा, एंड दिस इज माई एंगल। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये रे आई, अंदर कुछ भी हो रहा होगा, फिर ऐसे निकल गया होगा। तो डेल्टा मिनिमम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि ये जो डेल्टा है, अब कितना डेल्टा चेंज होगा इसमें, वैसे ही इतना छोटा एंगल है, तो एंगल ऑफ आई चेंज करने से डेल्टा मिनिमम और उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सारे डेल्टा और डेल्टा मिनिमम भी लगभग सेम रहेंगे, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो डेल्टा वाला जो ग्राफ था वो कैसा बनेगा, वो ऐसा डीप नहीं, वो बिल्कुल शैलो सा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आप देख सकते हो ये डेल्टा मिनिमम और जो बाकी डेल्टा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। इफ एंगल ए इज वेरी स्मॉल, इफ एंगल ए इज बिग, तब वो ऐसा डीप सा बनता था। तो ये कर्व फैल जाएगा इफ एंगल इज रिड्यूस्ड, यानी डेल्टा मिनिमम कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिप्लेस्ड बाय एनी डेल्टा। ठीक, दूसरी बात, अब ए कम होगा, ए अगर कम होगा तो अंदर के जितने एंगल्स हैं R1 भी कम हो जाएगा, R1 कम होगा, R1 कम होगा तो R2 कम होगा, R1 R2 कम होंगे तो डेफिनेटली सारे एंगल ही अगर सब कम हो गए, आई कैन राइट इफ एंगल इज स्मॉल साइन थीटा
कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिटन एज थीटा फॉर स्मॉलर एंगल्स। भाई अगर a छोटा कर दिया तो a तो r1 प्लस r2 होता है, r1 r2 दोनों छोटे हो जाएंगे, r1 r2 दोनों छोटे हो गए तो इसका मतलब i1 i2 भी छोटे हो गए, यानी सारे एंगल छोटे हो गए। सारे एंगल किसके रेंज में होंगे? लगभग 10 डिग्री के रेंज में होंगे, इससे बड़े नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर तो और हाफ हाफ आ रहा था, क्योंकि अगर ये 10-10 भी हुए तो साइन के अंदर तो 5-5 आएंगे। तो अगर मैं प्रिज्म को बहुत छोटा कर दूं तो प्रिज्म जो फॉर्मूला आपका साइन के टर्म्स में था वो साइन को हटा दो, आई कैन राइट डायरेक्टली साइन थीटा एज थीटा एंड योर फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन बिकम्स फॉर्मूला फॉर एनी डेविएशन एंड दैट इज जो हमारा n था, n इक्वल टू क्या था? साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a बाई 2। इन दिस केस अगर मैं a को बहुत छोटा कर दूं तो ये डेल्टा मिनिमम एंड डेल्टा बिकम सेम। अब ये दोनों अगर छोटे हो गए तो साइन ऑफ दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज सिंपली थीटा अप्रॉक्सीमेटली n is approximately equal to delta plus a by 2 अपॉन a by 2। ये तभी लिख सकता हूं जब ये पूरा एंगल इज स्मॉल। हमने देखा a स्मॉल है, r1 r2 स्मॉल है, तो ये डेल्टा भी स्मॉल होगा, बहुत कम डेविएशन होगा। ग्राफ मैंने आपको दिखा दिया था। दिस बिकम्स इक्वल टू n। तो ये 2 फैक्टर से ये 2 फैक्टर गया, तो ये बन गया डेल्टा प्लस a अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? n इंटू ए इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर दूँ, इस a को मैं इधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा एन ए माइनस ए को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू ए। दिस इज अवर सेकेंड फॉर्मूला। यानी फॉर स्मॉल एंगल ये पूरी जो कहानी है मैं लिख सकता हूँ डेल्टा कैन बी रिटन एज डेविएशन, इसके बीच का जो डेविएशन, क्योंकि यही कर रही है यहाँ पे डेविएशन, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। अब ये मिनिमम नहीं कहूँगा क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं था, तो इसको मैं सिर्फ डेल्टा लिख रहा हूँ। लेकिन ये तभी ट्रू है जब ये a इज स्मॉल। याद रखें इसको आप, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। ये पहला नोट था। दूसरा नोट, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 बेसिकली कॉचीज फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। कॉचीज फॉर्मूला, what it says according to this formula, the refractive index of a material is basically inversely proportional to 1 upon lambda square। यानी अगर मैं वेवलेंथ बढ़ाऊंगा तो n कम होगा। इसका मतलब एक रेड लाइट है और एक ब्लू लाइट है। रेड लाइट की वेवलेंथ बड़ी होती है, लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू। सबसे ज्यादा रेड की वेवलेंथ होती है, सबसे कम ब्लू की वेवलेंथ छोटी होती है। तो ये बताइए इन दोनों में से फॉर सेम मटेरियल, याद रखना ये जो n था ये फॉर सेम एक ही ग्लास है। अभी तक हम मानते थे कि व्हाइट लाइट पूरी लाइट के लिए n सेम मानते थे, लेकिन लाइट के अंदर तो बहुत सारे अलग अलग कलर्स होते हैं, तो क्या हर कलर के लिए n सेम होगा? क्या हर कलर की स्पीड सेम होगी? नहीं, अलग अलग कलर की स्पीड अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि स्पीड डिक्रीजेस विथ वेवलेंथ। तो क्या हो जाएगा? फॉर ये तो सेम मीडियम, अभी तक हम सेम मानते थे लेकिन एक्चुअली में अलग होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका वेवलेंथ कम उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। यानी
blue ray will face more denser than red ray. ब्लू रे को वो मीडियम ज्यादा, सेम मीडियम ज्यादा डेंसर लगेगा, क्योंकि ब्लू रे के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, बिकॉज ब्लू रे वेव की वेवलेंथ कम होती है। तो आप ये याद रखेंगे आज से, ब्लू, विबग्योर सबके लिए हम लिख सकते हैं। तो कॉचीज फॉर्मूला का ये जो मीनिंग था, इससे क्या होगा, अभी जो आपने डेविएशन देखा, डेविएशन का फॉर्मूला जो आया कॉचीज फॉर्मूला के अंदर ही, डेविएशन का फॉर्मूला हमारा कितना आया, डेविएशन इज इक्वल टू n-1 इंटू ए। तो अभी हमने देखा अगर वेवलेंथ ज्यादा तो n कम, अब अगर n कम तो डेविएशन भी कम। दिस implies red ray will have lesser deviation in the same prism as compared to the blue ray। ऑब्वियस सी बात है, ब्लू के लिए वो ज्यादा भारी मीडियम है तो वो ज्यादा घूम जाएगी, रेड के लिए वो कम भारी मीडियम है तो वो कम घूमेगी। शुरू में तो दोनों एक साथ थी, व्हाइट रे के अंदर, व्हाइट लाइट के अंदर सारी एक साथ होती हैं, लेकिन जैसे से अंदर गई एक ज्यादा घूम रही है एक कम घूम रही है, इससे क्या होगा, दे विल स्प्रेड एंड द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट विल फॉर्म स्पेक्ट्रम। दैट्स व्हाई वी सी कलरफुल लाइट अक्रॉस द प्रिज्म। द रीजन इज सेम, due to difference in wavelength there is the difference in refractive index of same material. Same material will behave more denser to the lower wavelength, that is blue, and same material will behave a lesser denser for a higher wavelength, that is red. So the red will सब deviate तो सभी होंगी, but the least deviation red का होगा and the most deviation blue का होगा।